गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी का थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी अर्थात भू संतुलन का सिद्धांत। सामान्य रूप में संतुलन का अर्थ इस रूप में बताया जा सकता है कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों जैसे पर्वत, पठार और मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों जैसे झील, समुद्र आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहते हैं। आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक शब्द आइसोस्टेसियस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य समस्थिति होता है। यद्यपि इस क्षेत्र संतुलन में कार्य बहुत पहले 1859 से ही आरंभ हो गया था, फिर भी संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता डटन ने 1889 ईस्वी में किया। इनका मुख्य उद्देश्य भूतल के असमतल भागों अर्थात धरातल के बड़े बड़े ऊंचे उठे भाग जैसे पर्वत एवं पठार तथा नीचे धसे हुए भागों में स्थिरता अथवा संतुलन स्थापित करना था। डटन का यह मत था कि पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान तथा सामुद्रिक तली के नीचे स्थित पदार्थों का भार बराबर होगा। डटन के अनुसार ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा तथा नीचे धसे भागों का घनत्व अधिक, तभी सबका भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। इस आधार तल को सम दबाव तल लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर अथवा समतोल तल आइसोस्टेटिक लेवल अथवा क्षतिपूर्ति तल लेवल ऑफ कंपनसेशन कहा जा सकता है। इस तल के सहारे सभी भागों का भार अथवा दबाव बराबर होना चाहिए। जब किसी कारण से एक भाग या भार या दबाव बढ़ जाता है तो दूसरी ओर कम हो जाता है, तब भू संतुलन समाप्त हो जाता है। इस संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए क्षतिपूर्ति करना होगा। जब नदियों के द्वारा सागर में तथा डेल्टाई भाग में निक्षेप होने लगता है, तब डेल्टाई भाग का भार बढ़ने लगता है और पहाड़ी भाग का भार कम होने लगता है। फलस्वरूप भू संतुलन समाप्त हो जाता है। इसे स्थापित करने के लिए पहाड़ी भाग ऊपर उठने लगता है और डेल्टाई भाग नीचे धंसने लगता है और नीचे नीचे डेल्टाई भाग का मलबा पहाड़ी भाग के नीचे आने लगता है ताकि संतुलन बना रहे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का प्रत्येक भाग नियमानुसार एक स्थिर अवस्था में रहता है। इस दशा को संतुलन की दशा कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन होता है, वहाँ पर बराबर धरातलीय क्षेत्र के नीचे पदार्थ का बराबर द्रव्यमान होता है। संतुलन के सिद्धांत का साधारण तौर पर यह तात्पर्य होता है कि पृथ्वी में ऐसा तल लेवल ऑफ कंपनसेशन होता है जिसके ऊपर चट्टानों की रचना के अनुसार विभिन्न भागों के पदार्थों के घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उस तल के नीचे घनत्व सर्वत्र समान होता है। किसी भाग के घनत्व तथा ऊंचाई में उल्टा अनुपात होता है, अर्थात ऊंचे भाग का घनत्व कम होगा तथा निचले भाग का घनत्व अधिक। इस प्रकार पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम एवं मैदानों का घनत्व सागर तली से कम होगा। परंतु यहाँ पर यह याद रखना होगा कि प्रत्येक भाग क्षतिपूर्ति तल के बराबर भार रखता है। इस विषय में अनेक मत हैं। जैसे सर्वप्रथम हम देखते हैं भू संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे हुआ। संतुलन के सिद्धांत का विचार अचानक ही भूगर्भवेत्ताओं के मस्तिष्क में आया। सन 1859 ईस्वी में सिंधु और गंगा के मैदान के अक्षांशों के निर्धारण के लिए भू सर्वेक्षण भारत के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में हो रहा था। उस समय कल्याण और कल्याणपुर नामक दो स्थानों का अक्षांशीय माप त्रिभुजीकरण तथा खगोलीय विधि के अनुसार लिया गया, तो दोनों मापों में 5.236 सेकंड का अंतर आया। कल्याण हिमालय से मात्र 60 मील दूर स्थित था। इस प्रकार जब दोनों मापों में अंतर आने का कारण पूछा गया तो एरी महोदय ने बताया कि यह अंतर हिमालय पर्वत की निकटता के कारण था, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षक शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा था। इस तरह प्रथम तथ्य का सूत्रपात हुआ कि हिमालय की आकर्षण शक्ति माप में अंतर का कारण थी। जब यह समस्या प्राट महोदय के सामने रखी गई तो उन्होंने एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने यह मान लिया कि महाद्वीपों की तरह हिमालय भी सियाल का बना है, जिसका घनत्व 2.75 है। इस आधार पर जब उन्होंने गणना की तो यह अंतर और आना चाहिए था, जो कि 15 मिनट और 15.885
मिनट के बराबर था। इस प्रकार प्राट ने इस मत का अनुमोदन किया कि माप का अंतर केवल 5.236 मिनट न होकर 15.885 मिनट होना चाहिए था, अर्थात हिमालय को पेंडुलम को और अधिक आकर्षित करना चाहिए। प्राट के अनुसार हिमालय यदि 2.75 घनत्व वाले शैल का बना है तो वह सही रूप में अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा। आगे चलकर एरी और प्राट की व्याख्याओं ने एक दूसरी समस्याओं को जन्म दिया। हिमालय की कम आकर्षण शक्ति का वास्तविक कारण, इस कारण के लिए अनेक सुझाव दिए गए। हिमालय एक खोखला भाग है जिसके अंदर चट्टान न होकर बुलबुले हैं। इस कारण से पर्वत का भार घनत्व कम होगा, जिस कारण माप में अंतर आ गया। यह मत सर्वथा काल्पनिक सिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि यह न्याय संगत नहीं है कि बुलबुले का बना इतना ऊंचा खोखला पर्वत धरातल पर टिक सकता है। हिमालय के ऊपरी अतिरिक्त पदार्थ का संतुलन उसके नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ से होता है। इस कारण समस्त भार कम होगा और आकर्षण शक्ति कम होगी। हिमालय के शैल का घनत्व स्वयं कम होगा, जिस कारण पर्वत का भार और आकर्षण शक्ति कम होती होगी। यह माना गया कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता, केवल इस तल के ऊपर ही अंतर होता है। इस प्रकार इस तल के सारे सभी भाग बराबर भार रखते हैं। इस आधार पर यह मान लिया गया कि जितना ही बड़ा भाग होगा घनत्व उतना ही कम होगा, जितना ही छोटा भाग होगा उतना ही घनत्व अधिक होगा। बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। इस प्रकार धीरे धीरे संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। अब इस सिद्धांत के विषय में कई विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए जिनमें पर्याप्त अंतर मिलता है। अब देखते हैं हम सर जॉर्ज एरी की संकल्पना। एरी ने बताया कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता। वास्तव में अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट पपड़ी अधिक घनत्व वाले अधः स्तर पर तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार हिमालय भारी गलासी मैग्मा पर तैर रहा है। उन्होंने आगे पुनः स्पष्ट किया कि हिमालय केवल धरातलीय आकृति ही नहीं है तथा केवल अधः स्तर के ऊपरी भाग तक ही नहीं तैर रहा, वरन काफ़ी नीचे तक प्रविष्ट है। जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है तथा उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है तथा इसका अधिकांश भाग नीचे काफ़ी गहराई तक व्याप्त है। इस विचार को दूसरे रूप में भी समझाया जा सकता है। जिस प्रकार बर्फ़ का टुकड़ा जब जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग का जल में रहना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि महाद्वीपीय भागों का औसत घनत्व 2.67 तथा सबस्ट्रेटम का 3 मान लिया जाए तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सबस्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग को सबस्ट्रेटम के नीचे रहना पड़ेगा। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि एरी ने आइसबर्ग के सिद्धांत का उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है, वरन उन्होंने बताया है कि स्थल भाग मैग्मा पर नाव की तरह तैर रहा है। यदि तैराव के उपयुक्त सिद्धांत को एरी के सिद्धांत में प्रयुक्त किया जाए तो हिमालय जितना ऊपर अर्थात 8,848 मीटर है, उसका 9 भाग नीचे की तरफ होना चाहिए। इस तरह एरी ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि इसकी हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ है जो सबस्ट्रेटम में है तथा इसकी लंबी जड़ ऊपर के पदार्थ को संतुलित कर देती है। इन आधारों पर एरी ने अपने मत का प्रतिपादन किया कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग सबस्ट्रेटम में डूबा होगा तथा जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा होगा। एरी ने पुनः बताया कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस, अर्थात विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। अर्थात महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले शैलों का बना है, परंतु उसके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी ने लोहे के विभिन्न आकार तथा लंबाई वाले टुकड़े लिए। उन्होंने पारे से भरे बेसिन में डुबो दिया। ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते गए। इसी बात को लकड़ी के टुकड़ों को जल में डुबोकर प्रमाणित किया जा सकता है। शनाख्तः एरी के मत को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि ऊंचे उठे भाग काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से स्ट्रेटम से अधिक घनत्व वाले भाग को उठा देते हैं, जिस कारण ऊंचे उठे भागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थ का विस्तार होता है। अब हम देखें कि प्राट महोदय ने जब कल्याण और कल्याणपुर के लिए पढ़े गए अक्षांश या माप को भली भांति पढ़ा और हिमालय का औसत घनत्व 2.75 मानकर आकर्षण शक्ति की गणना की तो पता चला यह अंतर 15.885 का होना चाहिए था। प्राट ने हिमालय की चट्टानों और समीपवर्ती मैदानों की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम
और मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है, अर्थात ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात है। प्राट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर और नीचे समान घनत्व होता है। एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार प्राट ने अपने प्रमुख मत यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी का प्रतिपादन किया। प्राट के अनुसार पृथ्वी में एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें घनत्व में अंतर पाया जाता है। क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे धरातल के बराबर क्षेत्र के नीचे बराबर द्रव्यमान होना चाहिए। इसको उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा बताया। उन्होंने बताया कि समतोल रेखा के सारे दो स्तंभ है, ए और ब के धरातलीय क्षेत्र बराबर है, परंतु इनकी ऊंचाई में पर्याप्त अंतर है, लेकिन दोनों का भार संतुलन के लिए कंपनजेशन रेखा के सारे बराबर होना चाहिए। इक्वल मोस मस्ट अंडरलाई इक्वल सरफेस एरिया। इसके लिए ए स्तंभ का घनत्व कम तथा ब स्तंभ का घनत्व अधिक होना चाहिए ताकि दोनों का भार संतुलन रेखा पर बराबर हो सके। इस प्रकार प्राट ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व, बिगर दी कॉलम लेसर दी डेंसिटी, स्मॉलर दी कॉलम ग्रेटर दी डेंसिटी। अर्थात प्राट के अनुसार घनत्व में अंतर केवल स्थल मंडल में होता है, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर में नहीं होता। इस प्रकार प्राट का विश्वास तेराव के नियम में न होकर क्षतिपूर्ति तल नियम में था। प्राट के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच इसलिए रुके हैं कि उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है, परंतु उनका भार संतुलन रेखा के सारे बराबर होता है। तो हमने आज समस्थिति की इसी तरह जो वो भी महोदय थे, उन्होंने बताया कि यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से तेराव के नियम में प्राट का विश्वास नहीं है, फिर भी यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उनके मत में भी इसकी झलक आती है। साथ ही जड़ निर्माण के विचार की झलक प्राट के सिद्धांत में देखी जा सकती है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से प्राट यह नहीं मानते हैं, वो भी के अनुसार एरी और प्राट के मतों में प्रमुख अंतर इस रूप में है कि एरी ने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, केवल उनकी गहराई में अंतर है, जबकि प्राट ने बताया कि एक समान गहराई में घनत्व में अंतर होता है। तो हमने आज समस्थिति के सिद्धांत की संकल्पना पढ़ी। इसमें जो अब हम एक सामान्य वर्गीकरण जो भू संतुलन पर संतुलन की जो व्यवस्था है वो हम देखते हैं कि जैसा कि ऊपर विभिन्न सिद्धांतों में बताया कि भूगर्भिक शक्तियाँ इसमें अव्यवस्था स्थापित करने में कार्यरत रहती हैं। संतुलन स्थानीय होता है, प्रादेशिक इस समस्या पर भी पर्याप्त मतभेद है, परंतु अधिकांश प्रयोगों और पर्यवेक्षणों के आधार पर यह सही लगता है कि विस्तृत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति अवश्य होती है। स्थानीय क्षेत्र में समस्थिति या संतुलन का होना आवश्यक नहीं है, यह हो भी सकता है नहीं भी। भूगर्भिक शक्तियों के कारण प्राय धरातल पर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के कारण संतुलन की आदर्श स्थिति में अव्यवस्था हो सकती है। जब किसी स्थान पर पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है तो उस पर शीघ्र ही अपरदन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार अपरदन के कारण पर्वत की ऊंचाई घटने लगती है। इसके विपरीत शीत पदार्थ सागर में जमा होने लगता है, जिस कारण वहाँ पर भार बढ़ने लगता है। इस प्रकार पर्वतीय भाग हल्का होने लगता है तथा सागर तली भारी हो जाती है। फलस्वरूप दोनों में संतुलन की स्थिति अव्यवस्थित हो जाती है, परंतु संतुलन का होना आवश्यक है। उपयुक्त क्रियाओं के कारण पर्वतीय भाग के शीत होने से उनका दबाव कम हो जाता है, फलस्वरूप उसमें उठाव या उभार होने लगते हैं। इसके विपरीत सागर तली नीचे धसकने लगती है। इस प्रकार दो जगहों पर दबाव के अंतर के कारण सबस्ट्रेटम में भारी पदार्थ का हल्के पदार्थों की तरफ मंद बहाव प्रारंभ हो जाता है। परिणाम में शीत स्तंभ ऊपर उठने लगते हैं तथा अधिक भाग वाले नीचे स्तंभ धंसने लगते हैं। अतः इस प्रकार यह संतुलन चलता रहता है और संतुलन की व्यवस्था का तात्पर्य समस्थिति की अवस्था से होता है। यह किसी तरह की भूगर्भिक शक्ति नहीं है, वरन यह एक प्रकार की दशा है। जब अपर्दन और निक्षेप, आग्नेय क्रिया या भूचल हलचल के कारण इस संतुलन की दशा में अव्यवस्था होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शक्तियाँ कार्यरत होकर संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती हैं। विस्तृत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति पाई जाती है, परंतु कभी कभी भूकंप और ज्वालामुखी के कारण क्षेत्रों में हलचल के कारण संतुलन की स्थिति असंगति पाई जाती है। परंतु इस तरह की असंगति सीमित क्षेत्र में स्थानीय रूप में होती है। मोटे तौर पर भूतल पर लगभग संतुलन पाया जाता है। इसी कारण संतुलन के सिद्धांत को भी एक तथ्य या नियम माना जाता है। तथा हमने आज समस्थिति के सिद्धांत का अध्ययन किया। इसमें आप प्राट और एरी के जो मॉडल हैं, अर्थात जो एरी ने पारे के अंदर जो अपने विभिन्न प्रकार के स्तंभों को डुबोया था, उसको आप अलग से अपने
नोटबुक में देख सकते हैं। अर्थात एरी ने जो लोहे के विभिन्न टुकड़े थे उन्हें पारे से भरे बेसिन में डुबोया था। अतः इनको आप मॉडल के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। धन्यवाद।